वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे, योगी सरकार का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। जीवन भर पेंशन देने के लिए शासनादेश जारी हुआ है और निःशक्त संतान जीवन पर पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। निःशक्त संतान की आय कम तो जीवन भर योगी सरकार पेंशन देगी। दिवंगत सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हकदार रहेंगे। आपको बताएं, पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय होंगे। तो योगी सरकार का पेंशन को लेकर ये बड़ा फैसला। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जीवन भर पेंशन देने के शासन आदेश जारी कर दिए गए हैं और निःशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार रहेगी। निःशक्त संतान की आय कम हुई तो जीवन भर योगी सरकार पेंशन देगी। यानी यूपी सरकार की एक बड़ी और अच्छी पहल ये पेंशन धारकों के लिए। पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किए जाएंगे। तो योगी सरकार का पेंशन को लेकर ये बड़ा फैसला, जहां पर जीवन भर पेंशन देने के लिए शासनादेश जारी हो गया है। आपको बताएं, निःशक्त संतान जीवन भर पेंशन की हकदार रहेगी, पारिवारिक पेंशन के हकदार। निःशक्त संतान की आय कम हुई तो जीवन भर योगी सरकार ही पेंशन देगी। दिवंगत सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी ही हकदार होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ग्राम धमना पायक विकासखंड मऊरानीपुर में अमृत सरोवर का मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया गया। और इसी दौरान आपको बताएं कि 120 अमृत सरोवर का लोकार्पण भी डिप्टी सीएम के द्वारा हुआ। आपको ये भी जानकारी दी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम में अमृत सरोवर जलाशय के निर्माण से लगभग 5000 संख्या लाभान्वित होगी और अमृत सरोवर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको ये भी बताते चले साथ ही साथ कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत वन का शुभारंभ किया और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेते हुए वृक्षारोपण भी किया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 120 अमृत सरोवर का लोकार्पण किया है और इससे गांव के 5000 की जनसंख्या के लोगों को लाभ मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया है। 120 अमृत सरोवर का लोकार्पण यूपी के झांसी जिले में हुआ है। यहां पर गांव में 5000 लोग इससे सीधा लाभ ले सकते हैं, लाभान्वित होंगे। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको दे, यूपी में आज से सभी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खोले जाएंगे। आपको बताएं, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षकों के लिए दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। अध्यापकों की उपस्थिति को लेकर भी अधिकारियों का दौरा रहेगा और कई बड़े अधिकारी जिलों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। मिड डे मील का अधिकारी जो जायजा ले रहे हैं और अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं मिड डे मील को लेकर। तो मिड डे मील का भी अधिकारी जो है वो जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं है, और अगर है तो उसे सुधारने के सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे। तो गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब फिर से प्राइमरी स्कूल जो है वो यूपी के खुल चुके हैं। शिक्षकों के लिए दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। अध्यापकों की उपस्थिति को लेकर भी अधिकारियों का ये दौरा अहम है। कई बड़े अधिकारी जिलों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और मिड डे मील को लेकर भी अधिकारी जो है वो जायजा ले रहे हैं। यूपी में आज से सभी सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल खुले हैं। और गोंडा से हमारे सहयोगी अतुल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, यूपी में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। गोंडा जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अभी किस तरीके से स्कूल खोले गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं, ऐसे में कितनी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करीब आज 26 दिन के बाद जो कि
सरकारी प्राइमरी स्कूल खुले हैं सुबह 7 बजे से 12:30 बजे, जो कि बच्चों के विद्यालय में पढ़ाई होगी। ऐसे में जब विद्यालय 26 दिन बाद जो कि बच्चे जो अपने विद्यालय पहुंचे, तो वहाँ पर जो अध्यापक हैं, टीचर है, प्रधानाध्यापक, उन्होंने बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया। ऐसे कई विद्यालय देखने को मिले जहाँ पर बच्चों को रोली चंदन लगाकर भी बच्चों का स्वागत किया गया, ताकि बच्चे हैं जो 26 दिन बाद अपने विद्यालय में पढ़ाई करने आए हैं। इस तरीके से सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि जो प्रदेश स्तर के अधिकारी है, जिले स्तर के अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, वो सभी प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करें, देखें कि किस विद्यालय में अध्यापक उपस्थित है, किस विद्यालय में नहीं उपस्थित है। जिस विद्यालय में अध्यापक अनुपस्थित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ जो बच्चों के लिए मिड डे मील बनाई गई है, उसको भी खा करके उसकी हकीकत परखें। अगर उसमें भी लापरवाही बढ़ती है ये, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हम गोंडा की बात करें, तो गोंडा में करीब 2611 जो ऐसे सरकारी स्कूल है, वहाँ सुबह 7 बजे 7:30 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे में गोंडा जिला प्रशासन ने उनकी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। बच्चों की पढ़ाई जो कि विद्यालय में हो रही है, और जिला प्रशासन ने साथों से कहा है कि बच्चे जो कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में 7:30 से 12:30 बजे जो विद्यालय का टाइम किया गया, इससे बच्चों को क्योंकि गर्मी से निजात मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना काल के बाद विद्यालय बंद थे, उसके बाद विद्यालय खुले, उसके बाद भी गर्मी का मौसम शुरू हुआ, ऐसे विद्यालय क्योंकि 1 महीने के लिए बंद, उसके बाद 26 विद्यालय को कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक खुशी का माहौल है, और बच्चे बढ़ चढ़कर विद्यालय पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने साथ से बच्चों की पढ़ाई को लेकर सारी तैयारियां जो कि पूरी कर चुका था। ऐसे में क्योंकि जिला स्तरीय जो अधिकारी है पीएसए अतुल, लेकिन देखिए ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण रह जाता है, क्योंकि अध्यापकों की, शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी अधिकारियों का ये दौरा है। और लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों पहले भी हमने देखा था कि जो क्लासेस है, जो कक्षाएं हैं, वो तो सुचारू रहती हैं, बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कई ऐसे क्लासेस है, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर अध्यापक और शिक्षक जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, और इसी अव्यवस्था को सुधारने की वजह से अधिकारियों का दौरा भी सुनिश्चित किया गया है। और यही वजह है कि अधिकारी अब निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा करेंगे। अतुल, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? अजय जी, देखिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश देखने को मिला था कि प्रदेश के ऐसे कई प्राइमरी स्कूल थे जहां पर जो अध्यापक है नियुक्त है, लेकिन वो ड्यूटी पे न जाकर के बच्चों को न पढ़ा करके अपने घरों पर बैठे रहते हैं, अलग अलग प्रोग्रामों में जाते हैं, टूर पर चले जाते हैं। इसको लेकर के सरकार ने सख्त निर्देश दिया था। जिस तरीके से प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनने के बाद, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार अध्यापकों को जो भी अध्यापक है, अगर विद्यालयों में पढ़ाने के नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं इसका खासा असर आज अध्यापक क्योंकि 7 बजे ही विद्यालय पहुंच गए थे, 7:30 का टाइम था। ऐसे में जो अध्यापक लोग आधा घंटे पहले ही विद्यालय पहुंच गए थे और बच्चों का स्वागत कर रहे। कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी जो कि पहल देखने को मिली। सरकार ने और पहल ही नहीं, बेहद गंभीर भी है सरकार इसको लेकर, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रदेश में सुचारू रहे और वो और सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए कई तरह की जो पहल है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और ऐसे में मिड डे मील की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी अधिकारी जायजा लेंगे, क्योंकि अव्यवस्थाएं और वो जो लापरवाही है वो भी देखने को मिली है बीते कई दिनों पहले, और ऐसे में अब आने वाले दिनों में उसको लेकर सख्ती बरती जाए। और यही वजह है कि मिड डे मील का भी अधिकारी जो है वो निरंतर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अतुल, देखिए क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में मिड डे मील जो कि नियमों के विपरीत बनाई जा रही थी, गुणवत्ता पूर्वक नहीं थी, और कई जिलों की जो कि तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी जहां पर जो बच्चों को खराब खाना दिया जा रहा है। सरकार ने इस पर जो कि बैठक की थी, बैठक करने के बाद निर्णय लिया है कि बच्चों को जो कि नियमों के खिलाफ खाना नहीं दिया जाएगा, जो कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होगी। बच्चे ही देश के भविष्य है। कह रहे कि सरकार ने इसको लेकर के जो कि कोटियादारों को भी निर्देश दिया कि जो भी विद्यालयों में खाद्यान्न दें वो ठीक ठाक खाद्यान्न दें, ताकि जब वहाँ बने तो बच्चों को अच्छा लगे, बच्चों को खराब न लगे।
क्योंकि बिल्कुल, बच्चे ही उसकी देश के गुणवत्ता भविष्य। पर खास स्कूल तौर चलो। पर गंभीर सरकार नजर आ रही है और शिक्षा विभाग भी लगातार इसको लेकर जो लापरवाही कर रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर सख्ती दिखा रही है। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान किया, जिसमें शहर के सभी होटल, लॉज और ढाबे की चेकिंग हुई। वहीं रुके हुए लोगों से जानकारी भी हासिल की गई। इसी दौरान आपको बताते चले कि जब पुलिस होटल और लॉज में संदिग्धों की तलाश कर रही थी, तभी एक होटल में बस्ती थाना रुदौली घर से भागकर आए लड़की और लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस की पूछताछ में ये बताया गया कि वो लोग घर से भागकर आए हैं। ये रूटीन में आज हम अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर नगर के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला तथा ढाबा की चेकिंग की गई है और इसमें विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों के बारे में जांच पड़ताल की गई। जो लोग रेगुलर आने जाने वाले हैं उन पर ध्यान न दे करके जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके बारे में गहराई से पूछताछ की गई है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। गोंडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर नगर कोतवाली में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदूवादी नेताओं के साथ पीस कमेटी की एक बैठक की। इसी दौरान लोगों से अपील भी की गई और ये कहा गया कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज पढ़ें और फिर नमाज पढ़ने के बाद शांति से ही अपने घर को वापस लौट जाएं। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने सख्ती के साथ अपील करते हुए ये भी कहा कि जो लोग अपील की भाषा नहीं समझेंगे उन उपद्रवियों को बुलडोजर की भाषा से समझा दिया जाएगा। दरअसल गोंडा पुलिस उपद्रवियों से निपटने के लिए हर तरीके से तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और पीस कमेटी की बैठक कर लोगों से जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने भी जो हिंदूवादी धर्म नेता हैं और मुस्लिम धर्म के नेता हैं उनके साथ एक पीस कमेटी की बैठक की। उसमें निर्धारित किया गया कि आने वाले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहें और शांतिपूर्वक तरीके से जो जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाए और उसके बाद शांति से ही अपने घरों को वापस लौट जाए। जिलाधिकारी और एसएसपी ने धर्म गुरुओं के साथ कमेटी की बैठक की थी, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। इस जुमे को लेकर हम लोगों ने तैयारी की है। उसमें पीस कमेटी की मीटिंग हर एक थाने में, हर एक तहसील क्षेत्र में और हर एक मोहल्ले तक में हम लोग पहुंच रहे हैं, जिससे कि हर क्षेत्र में हमारे लोग ऐसे मौजूद रहें जो स्थिति को संभाल सकें और कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द में कोई भी खतरा हो। हम लोगों ने लोगों से अपील की है। हमारे और कप्तान साहब के द्वारा लगभग 3-4 थानों का भी 1-2 दिन में भ्रमण किया गया है और सबसे अपील हम लोग कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था एकदम कायम रखें, कहीं से भी कोई भड़काने वाली बयानबाजी नहीं हो और जहां जहां पे भी ऐसी बयानबाजी हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को, जिम्मेदार आदमियों को उनकी जिम्मेदारी दी है। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को हम लोगों ने शामिल किया है। और वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया। आपको बता दो चले कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सीओ सदर आकाश पटेल ने जानकारी देते हुए ये बताया कि नाहल पर उनकी टीम और मसूरी पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी एक बाइक सवार संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया, जो कि पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी फिर जवाबी फायरिंग की, जिसमें हसनैन के पैर में गोली लग गई। आपको ये भी बताते चले कि हसनैन के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या का प्रयास, लूट, स्नैचिंग जैसे करीब 27 मुकदमे दर्ज हैं। थाना मसूरी क्षेत्र में आज सुबह एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। नाहल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति पुलिस पार्टी के द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं और इसके बाद पार्टी पर फायरिंग करके भागा, जिसके बाद कि पुलिस के द्वारा पीछा गया, जवाबी कार्रवाई की गई। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इसका नाम हसनैन है, जो कि पिपलेड़ा का रहने वाला है
इस पर गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ और गाज़ियाबाद इन 4 जनपदों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, जो कि हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर अधिनियम आदि के अंतर्गत हैं और इसके बारे में बाकी अग्रिम जानकारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करें। आपको बताएं, रायबरेली जिले में एक हादसा हुआ जिसमें ड्यूटी पर जा रहे एक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको ये भी बताते चले कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ चौबारा गांव के पास लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ज्यादा रात होने के कारण दोनों पुलिसकर्मी अंधेरे में देख नहीं पाए और ट्रॉली से टकरा गए। इस हादसे में मौके पर ही होमगार्ड राम नरेश की मौत हो गई, जबकि पीआरडी जवान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर सिर में चोट लगने के कारण पीआरडी जवान की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। एक रमेश सिंह 40 साल के जो होमगार्ड थे, होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। ये इनके साथ रात को दुर्घटना हुई ड्यूटी के टाइम पे ही। बाकी ये ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए। बाकी इनको 108 के द्वारा लाया गया, तो मृत अवस्था में ही लाया गया था यहाँ पे, जिसकी बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। महोबा जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में विद्युत विभाग की तरफ से बकाया बिल के खिलाफ अभियान चलाकर कनेक्शन काटे जा रहे हैं और इसी कड़ी में सुगीरा ग्राम में बड़े बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। तभी एक उपभोक्ता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संविदा कर्मी के साथ मारपीट भी कर दी और इसी दौरान मारपीट का एक वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और वहीं दूसरी ओर बस्ती जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार अज्ञात वाहन से जाकर टकराई और इसी हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बताएं, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खजुहा नेशनल हाईवे 28 पर हुए इस हादसे में पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू कर सभी घायलों को कार से बाहर निकाल लिया। सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भीषण टक्कर हो गई और इसी दौरान एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं राहगीरों ने एक ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। मामला कोतवाली मिर्जापुर के गांव कुशालपुर के पास का है, जहां पर आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा सहारनपुर विकासनगर मार्ग स्थित कोतवाली मिर्जापुर के गांव जाटोवाला के खुशहालपुर के पास हुआ। और वहीं ग्रेटर नोएडा में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में रखे कई सामानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जबकि रबुपुरा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से रबुपुरा कस्बे में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। कानपुर जिले के खाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बगीचे में आग लग गई। वहीं आग लगने की जानकारी पर मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। इसी दौरान मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके पर ग्रामीण भी आग बुझाने में सहयोग करने में जुटे रहे। तो बगीचे में आग लग गई। दरअसल आपको बताएं कि यूपी के कानपुर जिले में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में जो बगीचा था उसमें आग लगी और यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद रहीं, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण क्या कुछ रहा वो अभी तक साफ नहीं हो पाया।
और वहीं यूपी के कई जिलों में आज से बारिश शुरू हो चुकी है। गोंडा, लखनऊ और कई जिलों में बारिश हुई। वहीं लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी से कुछ राहत और मिल सकती है। आपको ये भी बताते चले कि यूपी में देर रात से बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आज यूपी में कई जिलों में बारिश हुई है। आपको बताएं, गोंडा, लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हुई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।